विद्यार्थी इंट्रोडक्शन कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं क्रांति सर। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने एक सिस्टम ऑफ चार्ज लिया था जिसमें बहुत सारे चार्ज होते थे जो डिसिक्रेटेड होते थे, डिसकंटिन्यूअस होते थे, और ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज अपने आसपास की स्पेस में रखे किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। और हमने ये देखा था कि जो फोर्स होता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करता है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो थर्ड आवेश की उपस्थिति से स्वतंत्र होता है, और किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स उस चार्ज पर लगने वाले सभी आवेशों के कारण फोर्स के वेक्टर सम होता है। सभी आवेशों के कारण लगने वाले फोर्स का सदिशी योगफल होता है। ओके, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हमने सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया था। आइए हम थोड़ा सा एक बार रिव्यू करता हूं, और हम आज हमारा जो मेन मोटो है, जो हमारा मेन जो लक्ष्य है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना। तो उसके लिए हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके विद्यार्थी, यहां पर गौर कीजिए कि आपके पास कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज है। ठीक है, मैंने यहां पर चार्ज नंबर इसको 1 माना है, इसको 2 माना है, इसको 3 माना है, और इसको मैंने माना है n माना है। और यह सिस्टम जो है ये अपने आसपास की स्पेस में रखे एक टेस्ट चार्ज कैपिटल Q पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ओके, इस प्रकार से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस फोर्स को दिखा दिया है। और यह जो फोर्स है कैपिटल Q चार्ज पर, इसको हम इस प्रकार लिख रहे थे, इसका मान होता था F ऑन Q इक्वल टू समेशन। चूंकि सभी आवेशों के लिए हमको फोर्स को वेक्टरली जोड़ना था, तो इसलिए हम लिखेंगे FQ इक्वल टू समेशन कैपिटल Q, चूंकि टेस्ट चार्ज है इस पर फोर्स लग रहा है इन सभी चार्ज के कारण, इनटू QI। I क्या है 1 2 3 4, जो भी आवेश ये सिस्टम के सोर्स आवेश के अंदर है वो, बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RI स्क्वायर। ओके विद्यार्थी, ये सोर्स चार्ज है और ये कौन सा चार्ज होता था? टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज के कारण सिस्टम ऑफ सोर्स चार्ज, क्योंकि बहुत सारे चार्ज हैं तो इसलिए सिस्टम ऑफ सोर्स चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स है, यह फोर्स टेस्ट चार्ज पर है FQ इक्वल टू कैपिटल Q QI बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RI स्क्वायर समेशन। सभी को जोड़ना है सदिशीय तौर पर। विद्यार्थी, आइए हम थोड़ा सा इसको एक नए तरीके से समझते हैं। कैपिटल Q को मैंने बाहर निकाल दिया और समेशन किया QI बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RI स्क्वायर। ओके, और यहां देखिए, तो मैंने इस टर्म्स को दो भागों में बांट दिया है। एक जो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है Q, और सेकंड जो टर्म है जो समेशन के अंदर है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। अगर हम मान लेते हैं कि टेस्ट चार्ज हमारा 1 कूलम है, 1 यूनिट, तो इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, अगर यहां 1 हम पुट करते हैं तो 1 गुने समथिंग बराबर वही हो जाएगा क्वांटिटी, और ये हो जाएगा QI बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RI स्क्वायर। क्या ये क्वांटिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रही है? नहीं, ये टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी केवल डिपेंड कर रही है किस पर? सोर्स चार्ज पर, सोर्स चार्ज के सिस्टम पर। और ये तो कंपनी वालों का फोन आ जाता है, इन लोग तो और तबाह करके रखे हुए हैं, पैसा खत्म होने में 1 महीना है, फिर भी रोज रोज पैसा खत्म पैसा खत्म। अरे भाई, लॉकडाउन में लूट लोगे हैं, फ्री दे देना चाहिए, सब कोई फ्री दे रहा है। तो यहां पर देखिए, ये जो टर्म है वो केवल सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। यहां देखिए, ओके, ये ऐसा व्यवहार कर रहा है ये टर्म जैसे टेस्ट चार्ज है ही नहीं। तो एक सवाल यहां पर उठ रहा है, क्या जैसे कूलम ने हमको ये बताया है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो 2 चार्ज का सिस्टम कम से कम होना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहता है कि 2 चार्जों के मध्य लगने वाला बल थर्ड की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। कूलम का नियम और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यदि हम दोनों को मिलाते हैं तो हमको ये नहीं बताते हैं कि अगर स्पेस में केवल एक चार्ज है, 1 चार्ज, मान लेते हैं ये Q है, तो इस स्पेस में कुछ है कि नहीं है। कूलम बताते हैं कि यदि हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं तभी यहां पर फोर्स उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अगर एक चार्ज है तो क्या इसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है? इसके बारे में हमको कूलम के नियम ने नहीं बताया।
लेकिन यह जो बात है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम शुरू से ही वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बनी है, स्टडी का विषय बनी है। सबसे पहले न्यूटन के लिए ये समस्या थी। हेली नाम के वैज्ञानिक के नाम आपने सुने होंगे, एडमंड हेली। और एडमंड हेली जो थे वो न्यूटन के मित्र थे। तो एडमंड हेली एक दिन न्यूटन के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक समस्या मेरे सामने है कि मुझे ये नहीं पता है कि सूर्य बिना ग्रहों को छुए हुए उनको कैसे घुमा रहा है, कैसे चला रहा है। आखिर दोनों के बीच तो कोई संपर्क नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसे भी समझिए इसको कि मान लेते हैं ये एक आपके पास ट्री है और ट्री पर मैंगो फड़ा है और ये अर्थ है, तो ये मैंगो को कैसे मालूम चलता है कि हमको अर्थ की ओर गिरना है कि नहीं? अर्थ और मैंगो के बीच इंटरेक्शन होता है, तो मैंगो को कैसे मालूम चलता है कि अर्थ की ओर गिरना है और ऐसे ही स्ट्रेट लाइन नीचे गिरना है? आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंगो इधर ऐसे ऐसे जाकर गिर रहा है, वो सीधी स्ट्रेट लाइन गिर रहा है कि नहीं? तो ऐसी समस्या है कि बिना छुए हुए दो सिस्टम, दो मास एक दूसरे पर किस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये इनके चारों तरफ कोई भौतिक राशि है? क्या उनके चारों तरफ कोई ऊर्जा घनत्व तो है? ये समस्या शुरू से थी। आइंस्टाइन के सामने भी ये समस्या बचपन में आई थी। कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके जो अंकल थे उन्होंने उनको एक कंपास दिया और मैग्नेट दिया। तो जब वो देखते थे कि मैग्नेट को घुमाते थे तो कंपास की सुई भी घूमने लगती थी। तो उनके सामने भी ये समस्या है कि बिना मैग्नेट को कंपास सुई छुए कैसे ये एक दूसरे पर फोर्स लगा दे रहे हैं, इंटरेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसी ही समस्या का समाधान सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने किया था और जिसने इसके लिए कंसेप्ट दिया था वो थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये बताया कि कोई भी, चाहे वो चार्ज है या फिर आप कोई भी मैग्नेट ले लो या फिर कोई भी मास ले लो, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड पैदा करता है। एक आप चारों तरफ एक क्षेत्र पैदा करता है, एक ऊर्जा का घनत्व पैदा करता है। और उस ऊर्जा के घनत्व में यदि कोई दूसरा द्रव्यमान या दूसरा चार्ज या दूसरा आपको मैग्नेटिक मटेरियल आता है तो वो फोर्स का अनुभव करता है। इसका मतलब है कि अगर स्पेस में आपके पास केवल एक चार्ज है या फिर एक आपका मास है तो ऐसे बात नहीं कि स्पेस में कुछ नहीं है। स्पेस में उस चार्ज से लेकर अनंत दूरी तक एक फील्ड फैले हुए हैं, क्षेत्र फैले हुए हैं। ओके, आइए हम इसको समझने का यहां प्रयास करते हैं। एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं और इस डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग एक तालाब है और इस तालाब के बीच में हमने एक कंकड़ मारा। आप क्या देखते हैं? पानी की गोलाकार तरंगे पैदा हो रही हैं। और इस किनारे से थोड़ा सा पहले यहां आपने एक कॉर्क आप समझते हैं? कॉर्क नहीं है आपके पास तो एक पत्ता ले लीजिए पेड़ का और उस पत्ते को यहां आप लीफ को रख दीजिए। आप क्या देखते हैं? जब आप यहां कंकड़ मारते हैं तो यहां से एक तरंगे पैदा होती है और ये तरंगे धीरे धीरे क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। और जब ये यहां पहुंचती हैं, पत्ते के पास पहुंचती है तो पत्ता हिलना डुलना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि कंकड़ तो हमने यहां मारा, मैंने डायरेक्ट कंकड़ तो पत्ते पर मारा नहीं, मैंने तो कंकड़ पानी मारा। लेकिन पानी में जब कंकड़ मारा तो पानी में क्या हुआ, एक फील्ड पैदा हो गया, एक क्षेत्र पैदा हो गया जो ऊर्जा का वहन कर रहा है। ऊर्जा को लेकर किधर जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, किनारों की ओर जा रहा है। और जब ये ऊर्जा यहां पहुंचती है तो पत्ता क्या होता है, एक फोर्स का अनुभव कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं वाटर फील्ड। और ये जो वाटर फील्ड है, ऐसी बात नहीं कि इसकी स्पीड इनफिनाइट है। किसी भी फील्ड की स्पीड जो होती है वो फिनाइट होती है। जैसे आप यहां पर कंकड़ मारे, जैसे आपने यहां कंकड़ मारा, यहां पर पत्ता हिलना उसी समय शुरू नहीं हो जाएगा, बल्कि उसको टाइम लगेगा। और वो कितना टाइम लगेगा? T बराबर लगेगा x और बटा स्पीड ऑफ वाटर फील्ड। यदि c हम इसको डिनोट कर रहे हैं तो T बराबर लगेगा x बाई c। c स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, आप इसको स्पीड ऑफ लाइट की तरह समझेंगे, इसलिए मैंने इसको भी डिनोट कर दिया है। तो अगर आप यहाँ कोई एक्शन कर रहे हैं, इस पॉइंट पर यहाँ कंकड़ मार रहे हैं, तो एक फील्ड पैदा होता है। और ये फील्ड जो है वो चूंकि वाटर फील्ड है तो वाटर सरफेस पर ये 2 डायमेंशन स्पेस पर स्फेरिकली टू सर्कुलरी क्या होता है, फैलता जाता है। और फैलते फैलते ये फिनाइट स्पीड से किसी जब दूसरे पॉइंट पर जाता है तो वहां फोर्स, अगर वहां पर कोई पार्टिकल्स है तो उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फील्ड। ओके, इसी प्रकार का जो फील्ड होता है वो प्लैनेट्स और सन के बीच पैदा होता है। ये आपका सन है और ये आपका क्या है, प्लैनेट है। और जब सन के चारों तरफ प्लैनेट कैसे चक्कर काटते हैं, क्योंकि सन जो है अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करता है। ओके, और प्लैनेट भी अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करते हैं। और ये फील्ड एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो ये एक दूसरे पर एक फोर्स आरोपित करते हैं। प्लैनेट
सन प्लैनेट पर फोर्स आरोपित करता है, तो प्लैनेट भी क्या करते हैं, सन पर फोर्स आरोपित करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक फील्ड, किसी भी बॉडी, अगर आप उसको मास लेते हैं तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा होता है, यदि आप चार्ज लेते हैं तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और यह फील्ड जो होता है वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच इंटरेक्शन फोर्स पैदा करता है। अगर एक जो टेस्ट चार्ज यदि स्पेस में नहीं भी है तब भी सोर्स चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, उसको टेस्ट चार्ज के होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहां पर हम थोड़ा सा समझ रहे हैं मैथमेटिकली कि फील्ड होता क्या है, फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, तो यहां हमारा टॉपिक है फील्ड, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किसके द्वारा, एफ। और ये जो फील्ड होता है ये होता है फंक्शन एक्स वाई जेड और टाइम टी का। एक्स वाई जेड क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ग्रेविटेशनल मास है और ये मास जो है अपने चारों तरफ के क्षेत्र में फील्ड पैदा कर रहा है, तो यह फील्ड एक मैथमेटिकल क्वांटिटी यदि है तो इसका हर एक बिंदु पर अपना एक मान होगा, मतलब यह स्पेस का फलन होगा। जैसे इस बिंदु पर फील्ड का मान यदि है x1 y1 z1 पर इसका मान है f1, तो यहां पर इसका मान होगा f2 जो पोजीशन है x2 y2 और z2। लेकिन टाइम पर भी ये डिपेंड करता है। अब टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, जैसे ये यहाँ पर हमने मास रखा है, अब ये जो मास है, ये जो फील्ड पैदा कर रहा है वो फील्ड स्फेरिकली साइमेट्रिक अगर है तो वो पूरे स्पेस में स्फेरिकली साइमेट्रिक तौर पर फैल रहा है, गोले के तौर पर फैल रहा है। तो अगर ये फील्ड है, ये इसकी स्पीड इन्फिनाइट नहीं है, फिनाइट है। तो अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमने यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है और ये पॉइंट P है और यहाँ पर फील्ड आपको है Fx, y, z इंटू टी। अब मान लेते हैं इस मास को हम हटा देते हैं यहाँ से, तो जैसे हम हटाएंगे सडनली इंस्टेंटेनियसली यहाँ फील्ड चेंज नहीं हो जाएगा, बल्कि फील्ड कब चेंज होगा, जैसे हम यहाँ मास हटा देते हैं यहाँ पर फील्ड कितना हो जाना चाहिए, 0। लेकिन ये फील्ड कब चेंज होगा, ये फील्ड यहाँ चेंज होगा x y z पर तब चेंज होगा जब यहां से इस मास को जब हमने हटाया, तो उस समय जब हम हटाने वाले थे उस क्षण तो यहां से फील्ड पैदा हुआ था। अब ये फील्ड जो है यहां पहुंचा, इस पहुंचने में इस फील्ड को कितना टाइम लगा, अगर ये डिस्टेंस x है और फील्ड की स्पीड c है तो हम कहेंगे कि ये टाइम कितना लगा आपको x बाई c। ओके, तो जब ये टाइम पहले t था तो यहाँ पर t टाइम पर आपका फील्ड था x y z, लेकिन जैसे मैंने मास हटा दिया तो फील्ड यहाँ पर 0 हो गया, और ये फील्ड अब यहाँ पर कब पता चलेगा, यहाँ पर इस पॉइंट P पर फील्ड कब 0 होगा, जब टाइम कितना हो t प्लस x बटा c। इतने टाइम के बाद आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर फील्ड कितना हो गया, 0। इसका मतलब है कि फील्ड जो है किसी भी चार्ज से या किसी मास से निकलने वाला फील्ड जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक यहाँ तो फैल रहा है, और वो स्पेस का फलन है एक्स वाई जेड, और साथ में किसका फलन है, टाइम का भी फलन है। अगर आप चार्ज सोर्स को हटा देते हैं तो इसका प्रभाव स्पेस में उसी क्षण नहीं होगा, बल्कि उसको कुछ समय लगेगा। और यह कितना समय लगेगा, तो वो समय होगा आपको x बटा c, जहां x क्या है वो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और c क्या है, फील्ड की स्पीड है। ओके, अब थोड़ा सा गौर करते हैं विद्यार्थी। हम जानते हैं कि कोई भी फील्ड या कोई भी कण या कोई भी पदार्थ, यहां तक एनर्जी भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती है। तो इसका मतलब है कि फील्ड की जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के या तो बराबर हो सकती है या कम होगी। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या कम होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा इस बात को मैं आगे जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ाऊंगा आपको दोबारा, और उस समय मैं फील्ड इक्वेशन उसमें पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस फील्ड के मतलब क्या हो गया, फील्ड का मतलब हो गया कि कोई भी, ये एक फील्ड ऐसी राशि, एक मैथमेटिकल राशि आप इसको कह सकते हैं, फिजिकल राशि कह सकते हैं, या एनर्जी डेंसिटी कह सकते हैं, जिसमें होता यह है कि स्पेस में इसके हर एक बिंदु पर एक मान होता है, और साथ में यह स्पेस का तो फलन होता है, टाइम का भी फलन होता है। फील्ड जो होती है वो सोर्स से पैदा होती है और वो फिनाइट स्पीड से चलती है, इनफिनाइट उसकी स्पीड नहीं होती, और उसकी मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। ओके, कोई दिक्कत विद्यार्थी? अब हम थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा रुकिए। तो हमारा जो टॉपिक है वो है
इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम सबसे पहले दो चार्ज ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज है बल्कि वन चार्ज हम ले रहे हैं जिसको हमने सोर्स चार्ज बोला है, और ये हमारा है Q सोर्स चार्ज, और ये हमारा है कैपिटल Q जिसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, और इसका मान है 1 यूनिट। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं। यहां से हम इनको मिलाने वाली रेखा मैंने खींची है, और ये रेखा जो है उसको मैंने डिनोट किया है R वेक्टर से, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैंने माना है R कैप। ओके विद्यार्थी, ये स्मॉल q कैपिटल Q पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसको हम लिखेंगे Fe इक्वल टू कैपिटल Q स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। यदि हमने यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज लिया है, इसको 1 हम मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखती हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, R कैप से डिनोट करेंगे। ओके ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके और इसको हम डिनोट करते हैं E द्वारा। क्योंकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स से बना हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स यदि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसका पालन करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करेगा। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, E बराबर आपका हो जाएगा Fe या बाटा में टेस्ट चार्ज Q। यहाँ देखिए, अगर आप इस टेस्ट चार्ज कैपिटल Q को बाटा में लगा देते हैं तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर ही होती है जिधर फोर्स की दिशा होती है। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ यदि हम फील्ड लाइन खींचना चाहते हैं तो वो फील्ड लाइन क्या होगा, गौर करते हैं। यहाँ पर Q इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मान हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि आप अगर आप इसको परिभाषित करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे वो उधर ही होंगे जिधर यूनिट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम कुछ बिंदु ले रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं, और इन पॉइंट पर हम यूनिट चार्ज को या टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं। तो यहाँ पर फोर्स की दिशा ये होगी, यहाँ पर फोर्स की दिशा ये होगी, यहाँ पर फोर्स की दिशा ये होगी, यहाँ पर फोर्स की दिशा ये होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ फोर्स की दिशा ये होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो तीर का जो चिन्ह है, एरो साइन है, ये एरो साइन आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा का मतलब क्या है, ये फोर्स की दिशा है। और अगर आपने देखा है कि पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स जो होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक होगा, और वो डिस्टेंस का फंक्शन होगा। उसी प्रकार से ड्रॉप करेगा जैसे फोर्स ड्रॉप करते हैं 1/r स्क्वायर के फंक्शन में, लेकिन वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पर करेगा, Q पर करेगा, सोर्स चार्ज पर करेगा। तो आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं, आप प्लॉट कर सकते हैं फील्ड 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 देख रहे हैं। ये यहाँ पर क्या है कि फोर्स जो लाइन है, जो फोर्स लाइन जो यूनिट चार्ज पर लग रही है वो स्प्रेड हो रही है, बाहर दिशा में स्प्रेड हो रही है। तो आपका फील्ड भी कैसा होगा, बाहर दिशा में स्प्रेड करेगा। तो अब सवाल ये है कि क्या इस पॉइंट पर ये जो बीच वाला भाग है यहाँ कोई फील्ड नहीं होगा, होगा। फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड लाइन तब तक कंटिन्यूअस रहते हैं जब तक कोई सोर्स चार्ज तक वो नहीं पहुंच जाए। अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई सोर्स चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पर फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे, बल्कि कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। और अब यदि आप इसका मेंटल पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आप इसको लाइन की तरह इस प्रकार से क्या कर देंगे, मिला देंगे। और आप देखिए जब आप इसको मिला रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है, लग रहा है कि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, उसी प्रकार से जैसे कूलॉम का फोर्स होता है। तो ये जो हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको फील्ड लाइन हो गए। ओके इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका है, चूंकि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का, तो स्पष्ट है कि चार्ज से दूर जाने पर फील्ड लाइन क्या होंगे, उनका जो इंटेंसिटी है घटती चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
आवेश के नजदीक इनका मान क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा एरो दिखाया है। दूर जाने पर इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी, इसलिए मैंने एरो क्या किया, छोटा किया है। और दूर जाने पर इंटेंसिटी क्या होगी, और घटेगी, इसलिए मैंने एरो का साइज क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है। और इस प्रकार से इन्फिनाइट पर जाने पर ये एरो जो होगा वो उसकी जो साइज होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दिखाने का। और यहाँ पर आप देखिए कि जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। ओके विद्यार्थी, आप इसको इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस लाइन से दिखा दिया, यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस लाइन से दिखाया है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी हमको कैसे मालूम चलेगी विद्यार्थी, अगर आप चार्ज के नजदीक हैं और एक आप एरिया एलिमेंट चुन रहे हैं, तो इस छोटे एरिया एलिमेंट को आप देखिए, इस एरिया एलिमेंट से नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितने गुजर रहे हैं, 3 गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही एरिया एलिमेंट यहां ले रहे हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितने गुजर रहे हैं, 1 गुजर रहे हैं। सोर्स चार्ज के नजदीक R का मान कम है और इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अधिक होगी, और सोर्स से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। विद्यार्थी, इसका स्पष्ट अर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो फील्ड लाइन की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यहां पर देखिए, फील्ड लाइन की जो डेंसिटी है वो अधिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है। यहाँ फील्ड लाइन की डेंसिटी जो है वो कम है, क्योंकि एक ही लाइन गुजर रही है, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ये दोनों जगहों पर मैंने जो चार्ज को दिखाया, ये एक मेंटल पिक्चर है। ठीक है, ये चार्ज का क्या है, एक मेंटल, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मेंटल पिक्चर है। विद्यार्थी, एक और सवाल हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो इस चार्ज से हम कितने फील्ड लाइन खींच सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिशियन से पूछे तो मैथमेटिशियन कहेंगे कि हम इन्फिनाइट लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि उनको तो केवल खींचना है, फिजिकली तो उनको इससे मतलब है नहीं कि कितना होगा। तो हम इसमें इन्फिनाइट लाइन खींच सकते हैं एज ए मैथमेटिशियन। लेकिन अगर हम फिजिसिस्ट हैं, अगर हम फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हम कितने लाइन इसमें खींचेंगे, क्या हम इन्फिनाइट लाइन खींचेंगे। विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बताता है, या किसी चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताता है। क्योंकि अब आप जब आगे पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि किसी भी चार्ज सिस्टम के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसी फील्ड की, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए जब आप जाते हैं तो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप एनर्जी यदि कैलकुलेट करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक तरह से एनर्जी को रखता है, या एनर्जी डेंसिटी को अपने अंदर रखा है, स्टोर किया हुआ है। तो यदि आप इन्फिनाइट लाइन खींचेंगे और यदि एक लाइन के अंदर स्टोरेज जो एनर्जी है वो टेंड्स टू 0 भी हो, बहुत अल्प भी हो, बहुत कम भी हो, तभी इन्फिनाइट लाइन के कारण इस आवेश के चारों तरफ एनर्जी की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि आप इन्फिनाइट एनर्जी को रख नहीं सकते हैं। बट एज ए मैथमेटिशियन आप नंबर ऑफ लाइंस इसमें अनंत खींच सकते हैं, बट एज ए फिजिसिस्ट आपको इसमें फिनाइट लाइन रखनी होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बस जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 खींच दिया तो आप कहेंगे कि 8 ही होगा, या फिर कोई कह दिया कि नहीं इसमें आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं तो आप इन्फिनाइट लाइन खींच दीजिए। ऐसा नहीं है, फिनाइट लाइन होनी चाहिए। और ये जो लाइन की जो संख्या है, जो लाइन का जो संख्या है वो प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ लाइन प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। चार्ज का मान जितना ही अधिक होगा, नंबर्स ऑफ लाइन क्या होंगे उतनी अधिक होंगे, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड अधिक होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है वो क्या होगा, अधिक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि अधिक होगी तो डेंसिटी फील्ड लाइन की क्या होगी, अधिक होगी। और अधिक फील्ड लाइन की डेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया जो गुजरेंगे, क्रॉस करेंगे, वो क्या होंगे, अधिक होंगे। विद्यार्थी, साथ ही आपको यह बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लेते हैं कि आपने यहां पर एक चार्ज लिया है और इस चार्ज का फील्ड है, और इस चार्ज के बगल में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। अब आप इंट्रोडक्शन कोर्स में पढ़ रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यदि आप रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर फील्ड्स जो होंगे वो बढ़ेंगे नहीं, बल्कि क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि माध्यम यदि हम बदलते हैं तो फील्ड लाइन जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। किसी चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो माध्यम
पर डिपेंड करती है। माध्यम यदि हम यहाँ कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो फील्ड लाइन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि फील्ड लाइन या नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल होता है 1/ε0 का। ओके, 1/ε0 का, जहां वो ε0 क्या है, माध्यम की प्रकृति है। अब देखिए यदि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो एप्सिलॉन का जो मान होता है, ये 1/ε0 जो होता है वो घट जाता है, 1/ε0 कम हो जाता है और एप्सिलॉन का जो मान होता है वो बढ़ जाता है। तो एप्सिलॉन का मान यदि बढ़ रहा है या 1/ε0 टोटल घट रहा है तो फील्ड लाइन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फील्ड की जो लाइन होती है वो तो आपको बताती है कि चार्ज कितना है, या नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन प्रोपोर्शनल होता है 1/ε0 का। ओके, और फील्ड्स की जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, उसमें आपको एनर्जी संचित होती है और आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कहीं खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें इनफाइनाइट एनर्जी हो जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सी प्रॉपर्टी है चार्ज की। अब हम थोड़ा सा निगेटिव चार्ज पर आते हैं। आइए हम निगेटिव चार्ज को लेते हैं और उसके फील्ड लाइन को हम खींचने का प्रयास करते हैं। ओके, थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने क्या सीखा। हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E बराबर पॉइंट चार्ज के लिए Q बटा 4πε0 इंटू R स्क्वायर R कैप। ओके, आप इसके यूनिट को आप निकाल लीजिएगा। आप जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि आप इंटर पास कर चुके हैं और आप इंट्रोडक्शन कोर्स में है। तो मैं थोड़ा सा फ्री डिस्कशन करूंगा या इंटरेस्टेड डिस्कशन करूंगा। थोड़ा सा निगेटिव चार्ज हम लेते हैं विद्यार्थी। हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ चार्ज का जो मान है -Q है, और यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र लिखते जो हमने प्राप्त किया है तो ये हो जाएगा -Q बटा 4πε0 इंटू R स्क्वायर R कैप। इसको हम लिख सकते हैं Q बटा 4πε0 इंटू R स्क्वायर माइनस R कैप। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, -R कैप है। प्लस R कैप का मतलब है कि चार्ज से बाहर, -R कैप का मतलब है चार्ज के अंदर, रेडियली इनवर्ड, चार्ज के अंदर। लग रहा है कि जैसे इस इनफ्राइट से आ रहा है और कहां प्रवेश कर रहा है, चार्ज के अंदर सिंक हो रहा है। यहां देखिए, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन यदि आपको खींचना है तो आप फील्ड लाइन इस प्रकार से खींचेंगे। लग रहा है जैसे इन्फिनाइट से फील्ड आ रहे हैं और कहाँ जाकर समाप्त हो रहे हैं, निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये आर कैप डायरेक्शन है। तो इसके विपरीत जो दिशा होगी ये आर कैप का डायरेक्शन है, तो -R कैप यदि आप लिखते हैं तो ये डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड। और इसलिए फील्ड लाइन आपकी जो होगी वो इस प्रकार हो जाएगी। फील्ड लाइन के लिए वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लागू होगी जो वहां लागू हो रही थी। अब देखिए, चार्ज के नजदीक फील्ड लाइन की डेंसिटी अधिक है और चार्ज से दूर जाने पर डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। डेंसिटी जो है इनवर्सली डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप इसको दिखाना चाहिएगा एक दूसरे तरीके से तो आप देखिए, जैसे ही ये चार्ज के नजदीक हम आते हैं, हमारे फील्ड लाइन का जो लेंथ है, जो उसका मैग्नीट्यूड बताया है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही हम चार्ज से दूर जाएंगे हमारा जो लेंथ है वो क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। देख रहे हैं आप, इसका मतलब लेंथ जो है, फील्ड लाइन का जो लेंथ है वो हमको मेंटल पिक्चर बना रहा है कि आवेश के नजदीक, चार्ज के नजदीक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक है और दूर जाने पर फील्ड की इंटेंसिटी घट जा रही है। थोड़ा सा गौर करते हैं, नेगेटिव चार्ज में लग रहा है कि जैसे फील्ड लाइन इनफिनाइट से शुरू हो रही है और चार्ज पर जाकर समाप्त हो जा रही है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता था, लग रहा था कि जैसे पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है और इनफिनाइट को जाकर समाप्त हो जा रही है। ओके, ठीक है विद्यार्थी। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये फील्ड लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। एक ही चार्ज के फील्ड लाइन कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ध्यान रखिएगा। एक ही चार्ज के फील्ड लाइन, आइए हम यहां देख रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसके फील्ड लाइन है, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि ये फील्ड लाइन जो है वो इस प्रकार से ऐसे गया और इसको काट दिया, क्या प्रॉब्लम होगा? थोड़ा सा गौर करते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करेगा। यहां देखिए,
फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स से बना है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप इस फील्ड लाइन को यहाँ ले रहे हैं और ये फील्ड लाइन यहाँ एक दूसरे को काटते रहे हैं, ये दो एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही है। विद्यार्थी जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जाने पर आपकी दिशा अनिश्चित हो जाती है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपके लिए कई सारे दिशाएं हैं। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये उस चौरास्ते की तरह है, जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और कहीं आपको जाना है, किसी गांव में जाना है और किसी से आपने रास्ता पूछा और उसने कहा कि आप सीधे चले जाइएगा तो वहीं पहुंच जाइएगा। लेकिन उस आदमी ने वो आदमी ये भूल गया कि बीच में एक चौरास्ता भी है और जैसे आप चौरास्ते पे पहुंचते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि आप सीधे चलते चले जाइएगा। चौरास्ते पे जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपका डायरेक्शन जो होता है वो कंफ्यूज, आपका डायरेक्शन जो होता है अनिश्चित हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आप पहुंचते हैं तो लगता है कि अरे यार यहाँ तो कोई एक से अधिक डायरेक्शन है। यहाँ पहुंचने के बाद ये डायरेक्शन में जाएं, ये डायरेक्शन में जाएं, कि इधर जाएं कि इधर जाएं, आपको एक से अधिक डायरेक्शन मिल रहा है। और एक से अधिक डायरेक्शन मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पर डायरेक्शन आपके जो है वो क्या है, अनिश्चित है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ा सा चार्ज को एक इंसान की तरह लीजिए, हम अपने तरह लीजिए और ये जो पॉइंट है ये परजेंट है। ओके, अब फील्ड लाइन जब यहाँ परजेंट में पहुंचता है तो उसको किधर जाना है, आगे जाना है, स्पेस में आगे जाना है, इसका मतलब फ्यूचर में जाना है। यहाँ पहुंचने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पहुंचने के बाद कई सारे डायरेक्शन है। अगर इधर जा रहा है तो ये फ्यूचर में जाएगा, इधर जाएगा तो पास्ट में जाएगा, इधर जाएगा पास्ट में, इधर जाएगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर परजेंट में जब यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट का परजेंट तो निश्चित है बट इसका पास्ट और फ्यूचर दोनों गड़बड़ है। एक से अधिक उसके पास फ्यूचर है, इधर जाए या इधर जाए, एक से अधिक पास्ट है, इधर जाए कि इधर जाए, ऐसा हो सकता है। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि फ्यूचर और पास्ट जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि किसी एक इवेंट्स का एक से अधिक फ्यूचर हो, एक इवेंट्स का एक से अधिक पास्ट हो, ऐसा थोड़े है। आपका एक पास्ट है और एक ही फ्यूचर है। ऐसी बात नहीं है कि आप प्रेजेंट से हैं तो आपके पास दो डायरेक्शन है और इधर एक फ्यूचर है, एक इधर फ्यूचर है, जिस पर मन करेगा उस पर चलेंगे। ये वैसा नहीं है कि जैसे हम आईएससी पास करने के बाद हमारे पास दो रास्ते, डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे या फिर फिजिसिस्ट बनेंगे कि आईएएस बनेंगे। ये दूसरी चीज हो गई। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट और फ्यूचर जो होता है वो एक लाइन पर होता है। ठीक है, ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब इस लाइन पर हमको चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट में हैं तो हमारे लिए फ्यूचर का एक ही लाइन है और पास्ट का एक ही लाइन है। यहाँ पर देखिए फ्यूचर के दो लाइन हो गए, पास्ट के दो लाइन हो गए। तो यहाँ पर ये ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड ऐसा नहीं। लेकिन आप रिचर्ड फाइनमैन के बारे में बात मत कीजिएगा। रिचर्ड फाइनमैन जो है वो बताते हैं कि नंबर्स ऑफ जो फ्यूचर्स हैं, जैसे अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ पर है तो वो अगर उसको वहाँ जाना है तो स्पेस में उसके कई सारे पाथ हो सकते हैं और किस पाथ पर वो जाएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि उस सभी पाथों का फाइनमैन समेशन कितना होता है। फाइनमैन समेशन जिसके लिए उसका मैक्सिमम या मिनिमम होगा उस पर जाएगा। मैं ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि फाइनमैन समेशन मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लासिकल फिजिक्स के लिए ये निश्चित होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आवेश जो है उसका फ्यूचर और पास्ट दोनों, यहाँ पर आने के बाद फील्ड का फ्यूचर और पास्ट दोनों जो है वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए ऐसा संभव नहीं है और आपको समझने के लिए है कि इस पॉइंट पर कई सारे डायरेक्शन है, इसलिए क्या है वो वेक्टर नहीं रह पाता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, वेक्टर है तो स्टेटमेंट्स, एक ही स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को काट रहा है, तो इसलिए क्या है इसको एक दूसरे को काटने की जरूरत नहीं है। नहीं तो स्टेटमेंट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, फील्ड की प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा, तो आपने थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, यदि दो चार्ज चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो एक दूसरे के नजदीक रखे गए हैं और नजदीक रखकर उनको एक डाइपोल बनाया गया है तो उनके फील्ड लाइन कैसे होंगे। ठीक है विद्यार्थी, ये हमारा माइनस है और ये हमारा प्लस चार्ज है और एक दूसरे के नजदीक इनको रखा गया है। हम इनके चारों तरफ फील्ड लाइन खींचना चाहते हैं तो फील्ड लाइन खींचने के लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है फोर्स के लिए कि किसी बिंदु पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उस स्पेस में उपस्थित सभी आवेशों के कारण लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम होगा। अब चूंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स से ही बना हुआ है, यूनिट चार्ज के लिए फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसका मतलब है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी अप्लाई होगा।
तो अगर मान लीजिए आपको स्पेस में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इस पॉइंट पर फील्ड आरोपित करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इन दोनों चार्जों के इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन, वेक्टर समेशन हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हम पी ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से ये इसकी दूरी हो गई, नेगेटिव चार्ज से इसकी दूरी हो गई। पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा वो आप जानते हैं रेडियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है रेडियली चार्ज की ओर इनवर्ड होता है। तो ये एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एकदम मिड पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चुना है। तो इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर हैं तो पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन इधर, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, फील्ड इधर होगा, और आपको जो नेट फील्ड होगा उसकी जो दिशा होगी वो ये हो जाएगी। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, यहां पर यदि आप हैं तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होंगे, बाहर होंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होंगे, अंदर होंगे, और इनका नेट जो फील्ड होगा वो ये हो जाएगा, जिसको मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखाया है। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर हैं, तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड ये होंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होंगे, इनको मिलाने वाले रेखा ये होंगे, तो नेट आपका जो फील्ड होगा वो ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार से यहाँ पर आप ले लीजिए कोई पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड ये हो गया, और नेगेटिव चार्ज के कारण ये मिलाने वाली रेखा है ना, तो फील्ड क्या होगा, अंदर की होगा। तो आपका नेट जो फील्ड होगा वो वेक्टर सम इस दिशा में होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आ जाइए, तो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर, तो नेट जो फील्ड होगा वो इधर होगा। यहाँ देखिए, अगर आप फील्ड लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ देखिए फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आपने क्या देखा, ये फील्ड लूप बना रहे हैं। और इसी प्रकार से आप सभी बिंदुओं के लिए यदि कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये फील्ड लाइन मिलेगी। ओके, जिसको मैं यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ, समझ में आया? विद्यार्थी माइनस, ये विद्यार्थी प्लस, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में जाकर क्या हो जाते हैं, समा जाते हैं। ओके, कुछ ऐसे भी फील्ड होंगे जो इनफाइनाइट से ऐसे जाकर दूर से जाकर पॉजिटिव से जाकर दूर से नेगेटिव में प्रवेश कर रहे होंगे। ओके, तो आप इस सुपरपोजिशन टेक्निक से, जो सुपरपोजिशन टेक्निक हो गया कि किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सम ऑफ द हर एक चार्ज के कारण, उस सिस्टम में उपस्थित हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का समेशन होगा। इसी का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किया, और हमको एक आइडिया मिला, एक पिक्टोरियल आइडिया मिला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर कोई सिस्टम बन रहा है, डाइपोल बन रहा है, तो उसका फील्ड किस प्रकार होगा। इस फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लोज लूप बना रहे हैं, लेकिन ये आपस में क्लोज लूप नहीं बना रहे हैं, ये बना रहे हैं पॉजिटिव से फील्ड निकल रहा है, नेगेटिव में जाकर समाप्त हो जा रहा है। ओके विद्यार्थी, यदि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है तब फील्ड कैसा हो, चलिए इस पॉइंट पर देखते हैं। फील्ड फर्स्ट के कारण बाहर, सेकंड के कारण भी क्या होगा, बाहर, तो नेट फील्ड किधर हो जाएगा, इस दिशा में। सेम यहां पर भी नेट फील्ड इस दिशा में हो जाएगा। ओके विद्यार्थी, यहां पर गौर करते हैं, फील्ड इधर और यहां पर फील्ड क्या होगा, चूंकि ये दूर है तो इसलिए फील्ड क्या होगा, इधर होगा, तो नेट फील्ड जो होगा वो इस बड़े वाले लाइन की ओर होगा, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर ले रहे हैं तो फील्ड आपको इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से आप यहां पर ले रहे हैं तो फील्ड आपको इस प्रकार होगा, और यहां पर ले रहे हैं तो फील्ड आपको इस प्रकार होगा। आप देखिए फील्ड लाइन को, आप देखिए, क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज जो हैं आपके स्पेस में, तो इनके फील्ड जो लाइन है वो इस प्रकार है। लग रहा है जैसे फील्ड लाइन एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे हैं, है ना। डाइपोल के लिए आपने क्या देखा था, नेगेटिव और पॉजिटिव फील्ड लाइन लग रहा है जैसे एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में समाप्त हो रहा है, फील्ड लाइन आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ फील्ड लाइन लग रहा है जैसे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के लिए। ये खींचने का तरीका आपको कहाँ से मिला? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। विद्यार्थी थोड़ा सा आप देखिए, यदि आपके पास एक फिनाइट चार्ज प्लेट है, ठीक है, और एक पर प्लस आवेश है, दूसरे पर माइनस आवेश है, तो इनके बीच का जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इनके बीच में जो फील्ड है, अंदर में फील्ड है, यूनिफॉर्म है, लेकिन एज पर जो फील्ड होगा वो इस प्रकार से कर्व बनाएगा। यदि ये प्लेट की जो साइज है काफी बड़ी हो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यदि मान लीजिए इस प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस d है और इसका साइज l है और दी l फार फार ग्रेटर देन d है, तो एंड इफेक्ट जो है या एज का जो इफेक्ट है, जो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसको हम लोग ऐसा मानेंगे कि वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये प्लेट बहुत बड़ी है और इसके बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि आप देखिए फील्ड लाइन ना फैल रही है ना सिकुड़ रही है, पैरेलल है। और फील्ड लाइन यदि पैरेलल है तो इनकी जो डेंसिटी है, अगर आप इस पॉइंट पर डेंसिटी निकालते हैं फील्ड लाइन की और इस पॉइंट पर डेंसिटी फील्ड लाइन की निकालते हैं, तो दोनों जगह पर डेंसिटी सेम है। इसका मतलब है कि यदि आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना है तो आपको दो बहुत बड़े बड़े साइज के प्लेट को अत्यंत अल्प दूरी पर रखकर उनको चार्ज कर देना अपोजिट चार्ज से, एक प्लस तो दूसरा माइनस। और इससे क्या होगा, आपके इस प्लेट के भीतर, प्लेट के अंदर जो फील्ड होंगे वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो हमने कुछ सिस्टम आपको दिखाया और इन सिस्टम को दिखाने के बाद हम अपने स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल जब दो चार्ज, एक आप ले लीजिए माइनस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन जो होना चाहिए, चिन्ह जो होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं चिन्ह, क्योंकि डायरेक्शन इस वेक्टर तो है नहीं, तो चिन्ह जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। और ये दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यदि एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हैं, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने 2a माना है, या इनका सेंटर हो गया C, और ये नेगेटिव चार्ज डिस्टेंस a पर, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट C से डिस्टेंस a पर, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, बट उनका जो चिन्ह होता है वो अपोजिट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे रहते हैं। अब ये दूरी अल्प कितनी होगी, ये तभी हम डिसाइड कर पाते हैं जब हम इस सेंटर से कोई ऐसी दूरी लेते हैं जिस पर हमें इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है। यदि मान लेते हैं ये r डिस्टेंस मैंने लिया, तो ये डाइपोल तभी होंगे जब r डिस्टेंस जो है r डिस्टेंस बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, 2a से, या 2a बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, r से, तभी ये डाइपोल बनेगा। ठीक है, अगर ये चार्ज एक दूसरे से इतनी नजदीक दूरी पर रख दीजिए, बहुत अल्प दूरी पर रख दीजिए ताकि एक दूसरे से स्पर्श कर जाए, तो ये कोई फील्ड ऑर्बिट नहीं करेंगे। और यदि इनको काफी दूर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज को रख दिया, और 2a अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r होगा, तो यह सेपरेट पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेंगे। ये ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे ये सेपरेट क्या है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, एक और राशि है जिसको हमको डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और इलेक्ट्रिक डाइपोल से संबंधित एक राशि होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P द्वारा सूचित करते हैं, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मान होता है वो होता है आवेश Q और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, और इसकी जो डायरेक्शन होता है वो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है, और इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वो अपने चारों तरफ के स्पेस में एक फील्ड जनरेट करेगी, जिसको मैंने अभी दिखाया आपको पहले, ये फील्ड, और इस फील्ड का मान हम कैलकुलेट करेंगे इस परपेंडिकुलर प्लेन में, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, और इस अलोंग एक्सिस पर डाइपोल के एक्सिस पर, और साथ में डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में हम 2 पॉइंट पर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इन 2 पॉइंट पर इसके फील्ड की गणना कर रहे हैं।
ओके विद्यार्थी, ये हो गया आपको नेगेटिव चार्ज और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर 2a इंटू क्यू। ये हो गया सेंटर, और इस सेंटर से हमने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है और इस पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं P से, और डाइपोल के ये जो बीच का डिस्टेंस है वो है आपको 2a, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a। अब इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, ये पूरा डिस्टेंस सेंटर से r है और इसमें से एक हटा देंगे तो ये हो जाएगा r माइनस a। और निगेटिव चार्ज जो है वो पॉइंट P से कितने डिस्टेंस पर है, ये यहाँ पॉइंट P से C की दूरी r हो गई और ये a जोड़ देंगे तो हो जाएगा r प्लस a। विद्यार्थी इस पॉइंट P पर गौर कीजिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू बीच का डिस्टेंस है r माइनस a का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगा, यदि ये एक्सिस पर है और यदि हम इसको x एक्सिस लेते हैं, इसको y एक्सिस लेते हैं, तो हम कहेंगे कि ये i डायरेक्शन में है। उसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए आप जानते हैं कि फील्ड जो होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं, रेडियली इनवर्ड होते हैं। तो ये फील्ड हो जाएगा E नेगेटिव इक्वल टू Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a स्क्वायर माइनस i डायरेक्शन, माइनस i अंदर की ओर, चूंकि ये x डायरेक्शन हो गया तो ये i डायरेक्शन और ये i कैप और ये माइनस i कैप। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम निकालेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करेगा, तो लिखेंगे E पॉजिटिव और प्लस E नेगेटिव। E पॉजिटिव है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से कॉमन कर देते हैं 1 बटा r माइनस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1 बटा r प्लस a स्क्वायर i कैप। ओके, थोड़ा सा गौर करते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लसा इसका हो जाएगा r माइनस a स्क्वायर इंटू r प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा r माइनस a कैंसल आउट, r प्लस a स्क्वायर माइनस r माइनस a का क्या हो जाएगा स्क्वायर i डायरेक्शन। थोड़ा सा गौर करते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, चूंकि स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर बाहर हम कर देते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, आप इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पर r स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़िए, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r इंटू ए माइनस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जो कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ra कैंसल कैंसल, 2a प्लस 2ra प्लस 2ra इक्वल टू 4ra। ओके, किधर, आई डायरेक्शन में। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, हम कुछ क्वांटिटी को लेकर इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से मैंने 2a निकाल लिया, यहां से मैं निकाल लेता हूं 2a, तो यहां कितना बचेगा 2, और यहां ऊपर कितना बचेगा r बचेगा, कोई दिक्कत। और यहां नीचे से मैंने r स्क्वायर यहां से मैं कॉमन कर देता हूं, तो ये बचेगा 1 माइनस a स्क्वायर बटा r स्क्वायर, और पूरा का स्क्वायर किधर हो, आई डायरेक्शन। ओके, ये क्वांटिटी क्या है, डाइपोल मोमेंट भी है, तो लिखेंगे 2 इंटू पी इंटू आर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का स्क्वायर r टू पावर 4, और ये 1 माइनस a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई कैप। अब इस क्वांटिटी के साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा भी होगा पहले इंटर में, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बीच का डिस्टेंस बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, किससे, उस पॉइंट से जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कैलकुलेट करना है। तो 2a फार फार लेस देन r, इसका मतलब a बाई आर टेंस टू कितना होगा 0, इसका मतलब है कि a स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस अदर हायर टर्म कितने हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे, 0 मान लिए जाएंगे।
तो आपको नहीं लग रहा है कि यह सेकंड ऑर्डर एक्सपेंशन है और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नगण्य हो जाएगा और ये ए कार यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन एक्सिस। चूंकि ये एक्सिस पर मैंने लिया है, ये पॉइंट कहाँ है, एक्सिस है, और ये हो जाएगा आपको 2p बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब इंटू आई कैप। क्योंकि आई कैप को आप p के साथ मिला दीजिए तो ये p वेक्टर होगा, क्योंकि p वेक्टर आपको नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो आई डायरेक्शन है, आई कैप है, इसलिए ये इसके साथ जब मिलेगा तो हो जाएगा ई एक्सिस ड्यू टू डाइपोल इक्वल टू 2p वेक्टर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। ओके विद्यार्थी, यहां आप क्या देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट चार्ज की अपेक्षा तेजी से डिक्रीज कर रहा है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, जबकि डाइपोल के लिए ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यदि आप डाइपोल के काफी नजदीक हैं, काफी नजदीक है, जैसे मान लीजिए आप ये डाइपोल हो गया, उसके सेंटर के काफी नजदीक है और आर का मान बहुत कम है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अपेक्षा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगा। क्योंकि अगर आर 1/r³ है, ई डाइपोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ है और आर का मान बहुत यदि कम होगा, बहुत छोटा हम लेंगे, तो ये टर्म जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा देन रिस्पेक्टली पॉइंट चार्ज के। तो इसका मतलब है कि अगर हम डाइपोल के काफी नजदीक हैं, डाइपोल के सेंटर के काफी नजदीक हैं, तो कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा, ड्यू टू डाइपोल तेजी से। लेकिन जैसे ही हम आर के मान को बढ़ाएंगे, तो चूंकि पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² के फंक्शन में डिक्रीज करता है, लेकिन डाइपोल के लिए किसके लिए करेगा, 1/r³ के फंक्शन में डिक्रीज करेगा, और इसलिए क्या होगा कि फील्ड डाइपोल से दूर जाने पर तेजी से ड्रॉप कर जाएगा, तेजी से नगण्य हो जाएगा। तो 1/r³ टर्म जो है वो हमें बता रहा है कि यदि अब डाइपोल के काफी नजदीक है तो ये 1/r³ 1/r² की अपेक्षा डोमिनेट करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह ये डाइपोल नहीं व्यवहार करेगा कि दो सेपरेट पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नहीं, बल्कि ये दोनों मिलकर ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे ये डाइपोल है और इनका जो फील्ड है वो तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही दूर जाइएगा, थोड़ा सा दूर जाने पर यह तेजी से ड्रॉप कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके नजदीक, सेंटर के नजदीक फील्ड काफी स्ट्रांग होता है, पॉइंट चार्ज की अपेक्षा स्ट्रांग होता है, लेकिन दूर जाने पर क्या होता है, डिक्रीज कर देता है। और किसी भी मटेरियल में इसी कारण अधिकांशतः जो आपको जो इंटरेक्शन होता है मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच, वो डाइपोल के कारण होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि जब हमने अपने पॉइंट को कहाँ लिया है, हमने एक्सिस पर लिया है। यदि हम अपने पॉइंट को इक्वेटोरियल प्लेन में लेते हैं, मतलब इस सेंटर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर पॉइंट सी को मिलाने वाली रेखा पर यदि हम लेते हैं, तब क्या होता है, आइए माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये सेंटर है, आप जानते हैं ये ए है, डाइपोल मोमेंटम P बराबर 2a × Q है, और ये आपका हो गया इक्वेटोरियल प्लेन परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस, और इस पर मैंने पॉइंट P लिया है। ओके विद्यार्थी, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैंने R लिया है, क्योंकि R होता ही है। यहां से हमने जब मिलाया तो ये नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो गया और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड होता है। ये आपको है ई पॉजिटिव वेक्टर और ये हो गया ई नेगेटिव वेक्टर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो, अगर ये दोनों चूंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और डिस्टेंस भी दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि अगर आप इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा और उसका मान होगा r² + a², और ये भी हो जाएगा r² + a²। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंस होंगे, और सेम मैग्नीट्यूड के कारण इनका जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के बीच में होगा। ओके, कोई दिक्कत विद्यार्थी? आप यदि इस कोण को थीटा ले लेते हैं तो इस कोण को भी आपको कितना लेना पड़ेगा, थीटा, और यही कोण आपको यहां मिलेगा थीटा, और यहां मिलेगा कितना, थीटा। ओके विद्यार्थी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक
एक्सिस के पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिस के पैरेलल, ई पॉजिटिव कॉस थीटा, और नेगेटिव का कितना होगा, ई निगेटिव कॉस थीटा आई डायरेक्शन, माइनस आई डायरेक्शन, सॉरी माइनस आई डायरेक्शन, ओके। और एक होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, ई पॉजिटिव साइन थीटा जे डायरेक्शन, और ये निगेटिव चार्ज के लिए हो जाएगा ई निगेटिव साइन थीटा माइनस जे डायरेक्शन। क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच की दूरी जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का समान है, तो यहाँ देखिए ये और ये समान हो गया, साइन साइन समान है, जे पॉजिटिव यहाँ जे नेगेटिव, तो कैंसिल कर देगा ना, और केवल वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, केवल कौन सा कंपोनेंट जुड़ा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसलिए आपका जो फील्ड होगा E ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वाटोरियल प्लेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, E पॉजिटिव कॉस थीटा प्लस E निगेटिव कॉस थीटा, और दोनों की जो दिशा है वो माइनस आई कैप की ओर हो जाएगी। मान रख दीजिए यहां से Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को आप इस ट्रायंगल से लिखिए, ये थीटा हो गया, ये हो गया इसका आधार और ये हो गया इसका कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार ए बटा कर्ण रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ओके। आई एम राइट, हाँ मुझे तो लग रहा है कि मैं सही हूँ, ओके ओके, ओ सॉरी 2 ना हो जाएगा जी, ये दोनों सेम है ना, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2QA बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा यहाँ पावर 1 है, अगर रूट को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, और ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ये हो जाएगा विद्यार्थी पी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी पी वेक्टर नहीं, सॉरी 2AQ बराबर हो जाएगा पी वेक्टर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यदि आप कॉमन करते इसके अंदर से तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और पूरे का पावर हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस आई कैप, और सॉरी पी को मैग्नीट्यूड के तौर पर लिखिए ताकि इसके साथ आप इसको ऑब्जर्व कर सकें। विद्यार्थी पहले वाला कंडीशन, यदि डाइपोल के लिए क्या होता है, ये बीच का जो डिस्टेंस होता है आर की अपेक्षा बहुत छोटा होगा, ये हायर टर्म्स क्या हो जाएंगे, नगण्य हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है कैलकुलेशन में, और ये P माइनस आई कैप को ऑब्जर्व करेगा तो हो जाएगा माइनस पी वेक्टर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट आर के, और ये हो गया आपको E कहाँ, इक्वाटोरियल प्लेन के लिए इसका मान कितना है, माइनस पी वेक्टर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। ये भी देखिए, ये भी क्या है 1/RQ का फंक्शन है, जिस प्रकार से यहाँ एक्सिस पर था, लेकिन अंतर ये है कि एक्सिस पर यहाँ 2 है और यहाँ एक्सिस पर कितना है 1 है। इसका मतलब है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल करंट फील्ड का मान इक्वेटोरियल प्लेन की अपेक्षा दुगना होता है, माने इक्वेटोरियल प्लेन पर एक्सिस की अपेक्षा आधा या एक्सिस पर इक्वेटोरियल प्लेन की अपेक्षा दुगना। लेकिन एक और बात है, यदि आप डाइपोल यहाँ ले रहे हैं तो एक्सिस पर फील्ड जो होंगे उसकी दिशा हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव दिशा में होगी, जबकि इक्वेटोरियल पर यदि आप लेते हैं तो उसकी दिशा किधर होगी, आपकी जो होगी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और उनको समाना कहाँ है, नेगेटिव चार्ज में, इसीलिए देखिए यहाँ उनको बाहर निकलना है तो इसलिए दिशा ये हो गई एक्सिस पर, और यहाँ उनको जब पहुँचेंगे इस पॉइंट पर, इस प्लेन में पहुँचेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में पहुँचेंगे तो उनको वापस किधर, उनको आगे किधर जाना है, नेगेटिव चार्ज की ओर जाना है, इसलिए उनकी दिशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्सिस पर जो है उसकी अपेक्षा इक्वेटोरियल प्लेन में क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आ गया है, माइनस साइन आ गया है। कोई दिक्कत विद्यार्थी, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोगों ने आज अभी क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त किया एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ओके, तो कितने मिनट का वीडियो हो गया जी? 1 घंटे का हो गया। तो अगले कक्षा में हम लोग आप आगे बढ़ेंगे इसमें, और हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और आगे हम थोड़ा सा टॉर्क देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी, और यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑसिलेशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चूँकि ये इंट्रोडक्शन कोर्स है तो इसलिए मैं इसमें डीप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद जब मैं इस इंट्रोडक्शन कोर्स को कंप्लीट कर लूँगा तो डीप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम जाएंगे, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मैक्सवेल के नियम से पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस एंड कर्व का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो इसको एक तरह से आप रिव्यू कोर्स की तरह समझिए, ताकि आपको सारी बातें जो हैं वो कंप्लीट हो जाए, समझ आ जाए, ताकि आप जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का स्टडी करें बीएससी स्तर के लिए या फिर आगे जो वेक्टर अलजेब्रा से होता है, खासकर डाइवर्जेंस, कर्ल एंड मैक्सवेल की इक्वेशन पर आधारित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो आपको बेसिक की कमी आपको खले नहीं। थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे।